अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल एजू अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि हमारे एक्सरसाइज में मौजूद है। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आपने वहाँ चैनल में जाके वो लेक्चर्स लाजमी देखने हैं और उस लेक्चर को लाजमी आप लोगों ने इससे कंसेप्ट लेना है, ठीक है। तो चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ जिसमें हमारे पास कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, अ कैंपस नीडल इज डिफ्लेक्टेड व्हेन अ चार्ज प्लास्टिक रॉड इज हेल्ड नियर इट। एक कैंपस नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब मतलब डिफ्लेक्शन शो करता है जब कोई चार्ज प्लास्टिक रॉड को उसके करीब लाया जाता है। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ फोर्स? तो ये फोर्स कहाँ से आ रही है? डिफ्लेक्शन जो कि डिफ्लेक्शन कॉज कर रही है, डिफ्लेक्शन वाली फोर्स आ कहाँ से रही है? हमें सवाल में ये बोला गया है, तो हम इसका आंसर देखेंगे अब। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो मैंने अभी आपको नोट सिखाया है उसके आंसर मुझे इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कुछ सही नहीं लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक और जगह से आपको एक और सोर्स से मैं आपको आंसर शो करवा रही हूँ। सो आंसर हमारे पास है येस, अ कैंपस नीडल इज डिफ्लेक्टेड। जब भी कैंपस नीडल को हम लोग रखते हैं चार्ज प्लास्टिक रॉड के साथ तो वो डिफ्लेक्ट कर जाता है कैंपस नीडल। अब हम लोग देखेंगे कैंपस नीडल क्या कर जाता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। तो मेरी वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम है तो इसीलिए आप लोगों ने इससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हमारे पास है, द ओरिजिन ऑफ डिफ्लेक्शन। जो डिफ्लेक्शन है वो कहाँ से आ रही है? इज़ नॉट द मैग्नेटिक फोर्स। ये कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, बिकॉज स्टेशनरी चार्ज प्लास्टिक रॉड कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि स्टेशनरी चार्ज चार्ज प्लास्टिक रॉड है, स्टेशनरी चार्ज प्लास्टिक है, मतलब प्लास्टिक रॉड के रुका हुआ है, मतलब अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, स्टैटिक है। सो वो अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक्चुअली द डिफ्लेक्शन ऑफ कैंपस नीडल इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से कैंपस नीडल क्या करता है? डिफ्लेक्ट करता है। अब व्हेन अ चार्ज प्लास्टिक रॉड इज हेल्ड स्टेशनरी नियर न्यूट्रल मेटेलिक कंपस। चलिए हम लोग चार्ज प्लास्टिक रॉड को न्यूट्रल मेटेलिक कंपस के पास लाते हैं, तो कंपस नीडल के पास लाते हैं, तो उससे क्या होता है? दैट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है? चार्ज का फ्लो। तो उसकी वजह से होता क्या है कि अपोजिट चार्ज आर रिड्यूस्ड ऑन द साइड ऑफ मेटेलिक कंपस नीडल नियर द चार्ज प्लास्टिक रॉड। तो जब हम लोग न्यूट्रल हम लोग कंपस नीडल को इस चार्ज प्लास्टिक रॉड के पास लाएंगे, तो उससे क्या होगा कि अपने चार्जेस को डिवाइड कर देंगे, मतलब दोनों को ना जो साइड प्लास्टिक रॉड की तरफ है ना उस साइड को ऑपोजिट चार्ज से अपने आप को कर देगा, मतलब ओवरलैप कर देगा। लाइक अगर आप लोग देख रहे हैं, इसने अपने ऊपर एक इन्वेलप बना लिया। इन्वेलप किस चीज़ का बनाया है कि चार्ज प्लास्टिक रॉड अगर पॉजिटिव चार्ज का है तो जो ऊपर उसके ऊपर जो तय लगेगी चार्ज की वो क्या होगी? नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो यही बात हमें कहा गया कि व्हेन चार्ज प्लास्टिक रॉड, किसी भी चार्ज प्लास्टिक रॉड को हम लोग जब लाते हैं स्टेशनरी न्यूट्रल मेटेलिक कंपस नीडल के पास, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड होते हैं, मतलब आ जाता है साइड ऑफ द मेटेलिक कंपस नीडल पे। वैसे तो ये न्यूट्रल है ना, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर है, लेकिन जब हम लोग इसके करीब कोई भी चार्ज प्लास्टिक रॉड लाएंगे तो उसकी वजह से ये अपने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और किस तरह करेगा कि ऑपोजिट साइड जो प्लास्टिक रॉड है उसके सामने आएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि द कंपस नीडल इज डिफ्लेक्टेड। कंपस नीडल फिर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्यों होगा? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होती है जो कि चार्जेस की वजह से होती है, लेकिन वो चार्जेस जो स्टैटिक हों, मतलब जो हमारे पास बिल्कुल स्टेशनरी हों, जो रुके हुए हों। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कंपस नीडल डिफ्लेक्ट करता है, जो कि किसके दरमियान है? बिटवीन चार्ज प्लास्टिक रॉड एंड इंड्यूस्ड ऑपोजिट चार्जेस ऑन नियर साइड ऑफ द मेटेलिक कंपस नीडल। ये किसके दरमियान में होता है? चार्ज प्लास्टिक रॉड के दरमियान में और इंड्यूस्ड ऑपोजिट चार्जेस जो यहाँ पे आई है ना, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के सामने, ऑन नियर साइड ऑफ मेटेलिक कंपस नीडल। क्योंकि ये नियर साइड है इस प्लास्टिक रॉड के, इसीलिए ये कंपस नीडल के इस साइड पे ऑपोजिट चार्जेस अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और इस तरह से ये न्यूट्रल भी होता है, लेकिन ये अपने आप को अपने आप के जो उल्टी वाले लाइक अनलाइक चार्जेस होंगे वो अपने आप को नियर शो करना शुरू कर देंगे। और इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कंपस नीडल डिफ्लेक्ट कर जाता है जब भी हम लोग चार्ज प्लास्टिक रॉड को उसके करीब लाते हैं।
होप सो कि आप लोगों को फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन समझ आ गया हो। बाकी ये कि अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी। परमिटिविटी और परमेबिलिटी के दरमियान में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने बात याद रखनी, जो परमिटिविटी वर्ड हमने यूज़ किया था वो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ किया था, चैप्टर नंबर 11 में ऑफ योर बुक, ठीक है, फिजिक्स की बुक में। और परमेबिलिटी हमने कहाँ यूज़ की, परमेबिलिटी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी चैप्टर नंबर 13 में यूज़ किया है। सो हम लोग जो मेन डिफरेंस करेंगे वो ये वाला करेंगे, बाकी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे वीडियो आप लोग पॉज करके पढ़ लें और अब हम लोग आगे चलते हैं। तो परमिटिविटी और परमिबिलिटी के दरमियान डिफरेंस देखेंगे। परमिटिविटी है क्या, ये प्रॉपर्टी जो है वो रिलेट किसके साथ करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट करती है, एज आई हैव टोल्ड यू। और इस तरह से ये हमारे पास किसके साथ रिलेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से डील कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। सो दैट्स वाई हम लोग इसमें परमिएबिलिटी का वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद है इट्स अ प्रॉपर्टी विच मेजर्स द अपोजिशन ऑफर्ड अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वो प्रॉपर्टी है जो कि मेजर करती है, जो नापती है ऑपोजिशन, जो कि मुखालिफ जो आता है, मुखालिफ में जो आता है, ऑफर्ड अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब ये कोई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको, उसके खिलाफ जो मुखालिफ आता है उसको क्या करती है, मेजर करती है। मतलब जो भी कोई ऑपोजिशन आएगी उसको ये मेजर करेगा। बाकी ये कि इस तरह से लाइन आपको समझ आ जाएगी कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी विच मेजर्स द इजीनेस ऑफर टू पास द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या करती है, ईजीनेस को मेजर करती है, मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया में से पास कर रही हैं ईजीली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो कौन मेजर करता है, वो ये परमिबिलिटी को हम लोग बोलते हैं इसी चीज़ को। व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब भी हम लोग कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस वक्त जो इजीनेस होगी किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड को किसी एरिया में से पास करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को कौन देखता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग किस में स्टडी करते हैं, परमिबिलिटी में स्टडी करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है प्रिंसिपल। इसमें कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है, परमिटिविटी में, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। पोलराइजेशन क्या होता है, यानी चार्जेस अगर हमारे पास न्यूट्रल चार्जेस हो, लाइक कोई भी मैं पार्टिकल बोल लेती हूँ, ठीक है, लाइक मैं बॉल की बात करती हूँ, स्फेरिकल कंडक्टर बोल देते हैं, तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर मैं कहूँ बराबर है, अगर वो कंडक्टर के न्यूट्रल है तो उसका क्या मतलब है कि उसमें नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस के नंबर बराबर हैं, और जब हम लोग पोलराइजेशन की बात करते हैं इसका मतलब है कि दो पोल्स बन जाना। जब मैं उसके पास कोई चार्ज पार्टिकल लाऊंगी, कोई चार्ज प्लास्टिक रॉड लाऊंगी, तो वो अपने जो चार्जेस होंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा और नेगेटिव साइड एक तरफ आ जाएगी नेगेटिव चार्जेस, और पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास दो पोल्स बन जाएंगे, जिसको हम लोग, जिस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो थर्ड पॉइंट, परमिबिलिटी में क्या हमारे पास प्रिंसिपल इन्वॉल्व। प्रिंसिपल इसमें क्या इन्वॉल्व है, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेट बनने के अमल को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। जब भी किसी एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती हैं तो उसकी वजह से एरिया अपना भी एक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट अपने आप को मैग्नेट स्पोज करने लग जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। फोर्थ वन इज़ इसकी रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन हम लोग कुछ इस तरह से ई से करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन और रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। इसको हम लोग इस तरह से, जिस तरह हम लोग माइक्रो लिखते हैं ना, उस तरह से हम लोग इसको शो करना है और इसकी रिप्रेजेंटेशन है। फिफ्थ वन इज़ ए यूनिट। इसका यूनिट क्या होता है, परमिटिविटी का फैरेड पर मीटर होता है। फैरेड इज़ अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस एंड मीटर इज़ अ डिस्टेंस या जो भी है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यूनिट फैरेड पर मीटर। अब परमिटिविटी का यूनिट क्या है, हेनरीज पर मीटर। हेनरीज इज द यूनिट ऑफ इंडक्टर। इंडक्टेंस की जो यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं। तो हेनरीज पर मीटर इज द यूनिट ऑफ permeability. Sixth point of permittivity is permittivity of vacuum is referred as electric constant. वैक्यूम का जो परमिटिविटी होता है उसको हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, उसको हम लोग रेफरेंस लेते हैं। और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज रेफर्ड एज मैग्नेटिक कांस्टेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड तो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक कांस्टेंट। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को क्या माना जाता है, मैग्नेटिक कांस्टेंट माना जाता है।
सेवन्थ पॉइंट इज एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन क्या है? कैपेसिटर है। परमिटिविटी कहाँ हम लोग ज़्यादातर देखते हैं? कैपेसिटर में। और इसी तरह इसकी एप्लीकेशन का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विपमेंट, यानी जो भी कोई डिवाइस हो उस जिसमें हमारे पास मैग्नेट वाला फिनोमेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना हो रहा हो, उसमें हम लोग क्या देखते हैं? परमिबिलिटी वाला प्रॉपर्टी हम लोग वहाँ पे इजीली देख सकते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज कैन द ऑब्जेक्ट्स इन रोटेशनल मोशन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड? प्रोवाइड एन एग्जाम्पल। कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो रोटेट कर रहा होगा तो वो क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है? तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देनी है। तो हमेशा ये बात याद रखें कि जब भी कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट हो और वो रोटेट कर रही हो तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाजमी बनता है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। अ रैपिडली रोटेटिंग चार्ज स्फीयर में इटसेल्फ जनरेट सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड। To understand why a rotating charge ball generate a magnetic field, know that every charge on the ball will move in a circle. So there is in fact a current, and that current will generate a magnetic field. तो हमेशा ये बात याद रखें जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं या हम लोग बॉल ले लेते हैं, ठीक है, बॉल की बात करते हैं तो उसके अंदर अपने भी चार्जेस मौजूद होते हैं। जब भी कोई बॉल खुद घूम रहा होता है ना, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर जो मौजूद चार्जेस हैं वो भी घूम रहे होते हैं, ठीक है। वो घूम रहे होते हैं तो उससे क्या होगा? उससे करंट जनरेट होगा, और जब करंट जनरेट होता है उसका क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड भी लाजमी जनरेट होगा। रोटेट करने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और इसकी एग्जाम्पल भी हमने दे दिया। सो फोर्थ क्वेश्चन इज अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ लाइन के इफ़ यू हैव अ रोटेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, अगर आपके पास रोटेटिंग इलेक्ट्रिक करंट है तो उससे क्या बनता है? हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाजमी बनता है। सो फोर्थ क्वेश्चन इज हियर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग जब भी प्रोजेक्ट करते हैं सेम वेलोसिटी के साथ नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। नॉर्मल का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो विच वन विल सफ़र ग्रेटर डिफ्लेक्शन एंड वाई? कौन सा जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से कौन सा ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा और क्यों करेगा? सो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू QVB पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो Q क्या है? चार्ज है। अब चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे? -E लिखेंगे, और प्रोटॉन के लिए क्या लिखेंगे? +E, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। अच्छा, डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं। अब आप लोग को कहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेम वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली फॉल कराया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो एंगल कितना बन रहा है दोनों का? 90 डिग्रीज। तो इलेक्ट्रॉन का हमने बनाया और प्रोटॉन का बनाया, ठीक है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। दोनों की रिफ्लेक्शन अपोजिट साइड पे होगी, या हमेशा याद रखें, क्योंकि दोनों के साइन के अपोजिट है। सो बट डायरेक्शन ऑफ देयर रिफ्लेक्शन विल बी अपोजिट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के मुताबिक इनकी डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिशन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। एज चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम, क्योंकि चार्ज दोनों का क्या होता है? सेम होता है। सो अबव इक्वेशन शो दैट बोथ माइट सफर सेम डिफ्लेक्शन। तो ऊपर वाली इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि दोनों की डिफ्लेक्शन सेम होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन हम लोग देखते हैं कि डिफ्लेक्शन जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैस के, मतलब जितना कम बॉडी का मैस होगा ना उतना ज़्यादा वो दूर जाएगा। So deflection is inversely proportional to mass. So given a proton and an electron going at the same velocity in a magnetic field, तो electron will deflect much more. Electron ज़्यादा deflect होगा, since proton is 1836 times heavier than electron, क्योंकि प्रोटॉन 1836 गुना ज़्यादा भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। So that's why our answer is electrons will with the same velocity normal to the magnetic field will suffer greater deflection because it is much lighter than proton. So our answer is almost done, ठीक है। almost done नहीं बल्कि completely done, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a charge particle मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एक चार्ज पार्टिकल जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस से, किसी भी स्पेस से जा रहा है, खास स्पेस से, तो कुड बी देयर बी ए नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन। तो उसमें क्या नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड रीजन हो सकता है? मतलब ये कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो, तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें मौजूद हो सकते हैं अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी लाइन में स्ट्रेट जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर देखते हैं कि इफ़ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मैंने आपको सारी कंडीशन बताई हुई है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसमें कोई डिफ्लेक्शन को पर शो नहीं हो रही,
तो ये भी पॉसिबल, इट माइट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है कि देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन, वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड हो ही ना रीजन में, बट एज अ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स हम लोग किस तरह देते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब अगर हम कह रहे हैं कि इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड ना होने का मतलब क्या है कि एफ इज इक्वल टू जीरो होगा, मतलब फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। सो इफ द चार्ज पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है अलॉन्ग, यानी बिल्कुल क्या 90 डिग्री के एंगल पे, या ऑपोजिट, या क्या कह रहे हैं 180 डिग्री के एंगल पे, तो उससे क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री के एंगल ये बना रहे हैं या फिर 180 बना रहे मैग्नेटिक फील्ड से, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज अलॉन्ग मतलब 0 डिग्रीज है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज और 180 डिग्रीज फॉर द फोर्स विल बी 0 विथ बी नॉट इक्वल टू 0, यानी जब बी नॉट इक्वल टू 0 है तो फोर्स 0 हो सकता है। कब हो सकता है, जब हमारे पास थीटा क्या हो, 0 डिग्रीज हो, या फिर थीटा हमारे पास क्या हो, 180 डिग्रीज हो। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स लिखेंगे, और इस तरह से आप अपने आंसर लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। और अपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन को ना कंसेप्ट से देखा करें, आपने जो अपने कंसेप्ट बनाए हुए उससे आपको पता चलेगा। ये सारे मैंने अपने लेक्चर्स में करवाए थे, अगर आपने, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ पे आप लोग तमाम के तमाम लेक्चर्स ईजीली अवेल कर सकते हैं। हैंस द चार्ज पार्टिकल मूव स्ट्रेट, तो इस तरह से चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर सकते हैं। देयर कुड बी नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड, उधर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, मतलब नॉन जीरो मतलब जीरो के बराबर ना होना। इन दिस रीजन प्रोवाइडेड दैट इट इज मूविंग पैरेलल और अपोजिट टू बी। कब होगा ये, मतलब कि चार्ज पार्टिकल कब स्ट्रेट मूव करेगा, कोई फोर्स उस पर कब नहीं लगेगा, जब वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा या फिर ऑपोजिट टू बी होगा, ठीक है, पैरेलल होगा या फिर वो ऑपोजिट टू बी यानी 180 डिग्रीज का एंगल बना रहा होगा, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ करंट इज पास थ्रू अनस्ट्रेच स्प्रिंग, अगर किसी अनस्ट्रेच स्प्रिंग से, मतलब कोई स्प्रिंग मैंने लिया हुआ हाथों में और उसको मैंने खींचा ही नहीं है, ठीक है, उसको मैं खींच के लंबा नहीं करी, तो उसकी वजह से स्प्रिंग जो होगा, अगर उसमें से करंट पास करे तो स्प्रिंग क्या बिल्कुल सिकुड़ जाएगा या फिर एक्सपैंड कर जाएगा। एक्सपैंड का मतलब पूरा खुल जाना। तो आंसर है व्हेन करंट इज पास थ्रू अ स्प्रिंग, जब भी करंट किसी स्प्रिंग से पास करता है तो करंट फ्लोज पैरेलल इन द एडजेसेंट टर्न्स। एडजेसेंट टर्न्स में से करंट क्या करते हैं, पैरेलल फ्लो करते हैं, मतलब किसी एक टर्न में से इस तरफ मेरे राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से फिर इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा है, तो इस तरफ भी राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ मतलब एक के बाद एक टर्न के साथ ये क्या बना रहे हैं, ये फ्लो कैसे कर रहे हैं, पैरेलल फ्लो कर रहे हैं। When two wires are placed parallel to each other, जब दो वायर्स पैरेलल टू ईच अदर, जो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी करंट कैरिंग इन सोलिनॉइड, ये आप लेक्चर देखेंगे, वहाँ पे आपको मैंने इजी वे में समझाया है ये वाला। तो जब भी दो वायर्स प्लेस करे जाए पैरेलल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के पैरेलल उनको प्लेस किया जाए और उनमें से करंट भी अगर सेम फ्लो किया जाए सेम डायरेक्शन में, तो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ये मैंने आपको फिनोमिना पढ़ाया हुआ है करंट कैरिंग सोलिनॉइड में। तो सिमिलरली हेयर द वेरियस टर्न्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये टर्न्स आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी, एक दूसरे को खींचेंगी, अपने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, और इससे क्या होगा कि स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट कर जाएगा, एक्सपैंड नहीं करेगा। सो अवर आंसर इज एंड द स्प्रिंग विल कंप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फिगर यहाँ बनी हुई, आप लोग गौर से देख लें और इसको अपने कॉपी पे नोट करते जाया करें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन न्यूट्रॉन बी एक्सेलरेटेड इन अ साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन वाले जो हमारा टॉपिक है जिसमें साइक्लोट्रॉन आता था, तो उस टॉपिक में मैंने आपको ये वाला भी करवाया हुआ है कि साइक्लोट्रॉन इज डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होता है जो कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। हमें सवाल में कहा है कि न्यूट्रॉन क्या एक्सेलरेट हो सकता है और किस तरह हो सकता है साइक्लोट्रॉन में। साइक्लोट्रॉन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट अ चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू विच द पार्टिकल्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ एंड हैंस एक्सेलरेटेड। तो साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल या फिनोमिना पे वर्क करता है कि कोई चार्ज
पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ड्यू टू विच पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ एंड हेंस एक्सेलरेटेड। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो वो पार्टिकल सर्कल में मूव करने लग जाएगा सर्कुलर पाथ में, और उस तरह वो अपने आप को एक्सेलरेट, मतलब उसकी स्पीड भी फिर तेज़ हो जाएगी और वो एक्सेलरेशन शो करेगा। इन द मैग्नेटिक फील्ड में इट इज़ डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट कैसे करता है, मैग्नेटिक फोर्स से, अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मास ऑफ पार्टिकल के मास के मुताबिक ये क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है मैग्नेटिक फोर्स की मदद से। सिंस अ न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, क्योंकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इट कैन नॉट बी एक्सेलेटेड बाय साइक्लोट्रॉन, उसको हम लोग साइक्लोट्रॉन से एक्सेलेट नहीं कर सकते। आल्सो ड्यू टू नेट जीरो चार्ज ऑन अ न्यूट्रॉन इट कैन आल्सो बी एक्सेलेटेड, इट कैन नॉट बी सो इजीली एक्सेलरेटेड बाय एनी मेथड, क्योंकि इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग इजीली किसी भी मेथड से एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तो रीज़न हमारे पास क्या है कि द रीज़न इज़ डैट न्यूट्रल पार्टिकल्स कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूट्रल पार्टिकल्स पे कोई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल पे कोई अपना इफेक्ट शो नहीं करता, और द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द साइक्लोट्रॉन, और ना ही मैग्नेटिक फील्ड अपना कोई इफेक्ट शो करता है न्यूट्रल पार्टिकल पे, देयरफॉर इट विल नॉट बी एक्सेलरेटेड और डिफ्लेक्टेड इन द साइक्लोट्रॉन। तो फिगर यहाँ पे बना हुआ है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ करंट कैरिंग लूप फ्री टू टर्न इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। आगे हम क्वेश्चन को बुक से रीड करेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, व्हाट विल बी द ओरिएंटेशन रिलेटेड टू बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी कोई भी करंट कैरिंग लूप है जिसमें फ्री टू टर्न है, मतलब घूम भी सकता है, अगर उसको हम लोग प्लेस करें किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी ओरिएंटेशन, मतलब उसका जो उसको जो रखने का तरीका है वो क्या होना चाहिए बी के लिहाज से, कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ सके। इक्विलिब्रियम स्टेट में उसका जो रखने का मतलब लूप को किस तरह रखें कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, और वो बी के लिहाज से उसको मतलब बी को देखते हुए भी और इक्विलिब्रियम स्टेट को भी देखते हुए भी हम लोग उसको कैसे रखेंगे लूप को। सो मूविंग टुवर्ड्स अवर आंसर, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा विल बी दैट इन विच द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन उस वक्त होगा जब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप होगा। यानी बी और जो ए है मतलब प्लेन ऑफ द लूप है। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या बना है, एक सरफेस बनाया है, उसका जो एरिया है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर। ये जो एरिया है ना, मेन जो एरिया है, ये पूरा का पूरा इस लूप का जो चेहरा है ना, पूरा का पूरा वो हमने किस तरफ किया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के क्या किया हुआ है, परपेंडिकुलर करना होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर करना होता है। लाइक अगर हम ये देख रहे हैं कि इसका प्लेन ये मिड से बनता है, तो इसका ये क्या बन रहा है, इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 का एंगल बना रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इस वक्त होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ द लूप के। द फ्लक्स ऑफ द टोटल फील्ड इज मैक्सिमम इन दिस ओरिएंटेशन ऑफ लूप। जब हम लोग लूप को इसी वे में रखेंगे तो उससे क्या होगा कि फ्लक्स टोटल फील्ड का वो मैक्सिमम होगा। द टॉर्क विल बी गिवन एज, टॉर्क को हम लोग कैसे गिवन करते हैं कि हम लोग लिखते कैसे हैं, NIAB साइन थीटा होता है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी थीटा हमारे पास क्या होता है, वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल होता है, जिसको हम लोग थीटा से शो करते हैं। और फिगर में हमें दिखाया जा रहा है कि कॉइल 2 एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम टॉर्क एंड कॉइल 1 विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कॉइल 1 हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और जो कॉइल 2 है वो उसमें क्या लग रहा है, मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है। अब कॉइल 1 की हम लोग बात करते हैं कि जब हमारे पास जो कॉइल है वो किस में, इक्विलिब्रियम पे। इसका क्या मतलब है कि थीटा हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। साइन हमारे पास 0 क्या आता है, 0 आता है, जिसकी वजह से हमें ये पता चल रहा है कि कॉइल किस में होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। मतलब ये स्टेबल पोजीशन है जिसमें ये इक्विलिब्रियम पे आता है। तो जब हम कॉइल 2 की बात करते हैं, टॉ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, और इसमें हमारे पास एंगल कितना बनता है, बी और ए के दरमियान में 90 डिग्रीज का एंगल बनता है। 90 डिग्रीज का एंगल का मतलब क्या है कि इस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा।
इसके बाद हमारे पास 9th क्वेश्चन है, हाउ डज द करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। तो करंट कैरिंग कॉइल जो होता है, लाइक हमने सोलिनॉइड का पढ़ा था कि करंट कैरिंग सोलिनॉइड वो हमारे पास किस तरह से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बार मैग्नेट कोई भी परमानेंट टेम्परेरी मैग्नेट होता है जो कि उस वक्त तक मैग्नेट रहता है, मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब तक उसमें से करंट पास कर रहा हो और वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता रहे। तो व्हेन करंट पासिस थ्रू अ करंट कैरिंग कॉइल, जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल में से करंट पास करता है, जिस तरह हमने सोलेनॉइड का पढ़ा था, इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, तो वो बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह। इनसाइड द कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, तो कॉइल के इनसाइड जो है अंदरूनी एरिया में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एंड स्ट्रेट, और बिल्कुल स्ट्रेट होता है। इट्स डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय द RHR, मतलब ये कि इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। द स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लाइक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू अ बार मैग्नेट। तो जो स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो कि इनसाइड द कॉइल है, ये किस पे मुश्तमिल होती है, ये मुश्तमिल होता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के, लाइक द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू अ बार मैग्नेट, मतलब ये उस लाइन्स पे मुश्तमिल होता है जो कि फोर्स लग रही होती है बार मैग्नेट की वजह से। इट हैज़ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस लाइक अ बार मैग्नेट, इसकी भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होती है, मतलब जिस साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल रही होती है उसको हम लोग नॉर्थ साइड ऑफ द मैग्नेट बोलेंगे, और जिस साइड से मतलब एक साइड से निकल रही है और एक साइड से इन हो रही है ना, तो जिस साइड से निकल रही है उसको नॉर्थ पोल, और उसको जिस साइड पे आ रही है इन हो रही है उसको साउथ पोल कहते हैं। तो इट हैज़ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस लाइक अ बार मैग्नेट। वन फेस ऑफ द कॉइल बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ साउथ एंड द अदर नॉर्थ साइड एंड द अदर एज साउथ। तो एक साइड जो होती है कॉइल की वो नॉर्थ की तरह बिहेव करती है और दूसरी साउथ की तरह। इफ़ यू ग्रिप और रैप द कॉइल इन योर राइट हैंड, अगर आप राइट हैंड से इस तरह से कॉइल को ग्रिप करें, पकड़ें, तो उससे क्या होता है, विद द फिंगर्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन, और जो फिंगर्स होगा डायरेक्शन ऑफ करंट को पॉइंट कर रहा हो, ठीक है, फिंगर्स किसको पॉइंट करिए, डायरेक्शन ऑफ द करंट को। देन योर थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से मेरा थंब किसको इंडिकेट कर रहा है, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो फिगर बनी हुई है ये सोलिनॉइड की बनी हुई है, फील्ड लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एंड अराउंड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर एंड होता है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।